नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, आइए आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर फोकस करते हैं और फोकस करते हुए आप सबको बताएंगे कि ये खबर जरूरी क्यों थी। देखिए, जो सबसे पहली खबर है कि ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से 130 लोग बीमार हुए थे और पानी की गुणवत्ता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पर सवाल उठ गए हैं। आपको बता दें कि सेक्टर डेल्टा 1 और अल्फा 2 में दूषित पानी पीने से 130 लोगों के बीमार होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए 5 में से सिर्फ एक सैंपल में ही ई कोलाई बैक्टीरिया मिलने से रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 में से एक ही सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया सेक्टर के निवासियों ने ही सवाल उठाते हुए कहा, इतनी बड़ी संख्या में लोग दूषित पानी पीने के कारण बीमार पड़ गए हैं और सिर्फ एक ही सैंपल में बैक्टीरिया मिले हैं। इससे यह साफ होता है कि रिपोर्ट गलत तरीके से पेश की गई और इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक सप्ताह का समय बीतने के बाद भी कुछ लोगों के घरों में बदबूदार पानी और गंदा पानी आ रहा है। हर दिन कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। बावजूद 5 सैंपल में से एक में ही बैक्टीरिया की रिपोर्ट में पुष्टि होना हैरानी की बात है और निवासियों ने सैंपल की किसी अन्य लैब से जांच कराने की मांग की है। जिला मलेरिया विभाग के अधिकारी श्रुति कीर्ति ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा 1 में कई लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी शिकायतें मिलने के बाद तुरंत जांच के लिए टीम भेजी थी। आपको बता दें कि जो बैक्टीरिया मिला है, यह बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थिति बना सकता है। अन्य 4 सैंपल मानकों के अनुसार सुरक्षित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा के प्रभावित परिवारों को रिपोर्ट के आधार पर संपर्क किया और उन्हें तुरंत पानी उबालकर पीने व आसपास स्थानों पर सफाई रखने का निर्देश दिया है। और वहीं डीएमओ के मुताबिक क्षेत्र में जिन 3 घरों से पानी के सैंपल लिए गए थे, वहां पानी की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए हो रही है। बावजूद इसके उनके सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं पाई गई। आपको बता दें कि वहां के निवासियों ने अपने अपने अनुभव को शेयर किया है और उन्होंने बताया कि दूषित पानी पीने से वो, उनके बच्चे और उनके माता पिता बीमार हो रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, क्योंकि नोएडा शहर की अब शान बढ़ने वाली है और शान बढ़ाएगा कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर। प्राधिकरण को मिलेगा 3000 करोड़ रुपए का राजस्व। सेक्टर 94 में 1 लाख वर्ग मीटर में नोएडा कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर का निर्माण होने जा रहा है। यह नोएडा प्राधिकरण की सिग्नेचर बिल्डिंग होगी। यह नोएडा सहित एनसीआर के लिए आकर्षण का केंद्र होगी और दावा किया जा रहा है कि शहर के प्रवेश द्वार कालिंदी कुंज के पास बनने वाली ये इमारत दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर से भी बेहतर होगी। यहाँ होटल, पार्क, रेस्टोरेंट सहित और भी कुछ होगा। परियोजना को प्राधिकरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के जरिए पूरा कराया जाएगा। इससे प्राधिकरण को परियोजना पूरा कराने में 1 रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा। उल्टा प्राधिकरण को जमीन की कुल कीमत से अधिक करीब 3000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इसके अलावा प्रतिमाह राजस्व शेयरिंग के तहत भी लाभ मिलता रहेगा। आपको बता दूं कि इसके लिए 3 कंपनियों ने प्रस्तुतिकरण दिया, मतलब प्रेजेंटेशन दिया। हाल में प्राधिकरण में 3 कंपनियों ने प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण दे दिया है। जल्द ही इस परियोजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू होगा। नोएडा प्राधिकरण सीईओ ने बताया कि नोएडा की सिग्नेचर बिल्डिंग का निर्माण एक कंपनी द्वारा कराई जाएगी। यह कंपनी नोएडा सहित विदेशों में भी कई बिल्डिंग का डिजाइन कर चुकी है। मास्टर प्लान 2031 के तहत सेक्टर 94 के भूखंड संख्या 4 व 5 पर नोएडा कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर का निर्माण किया जाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो परियोजना है, इस परियोजना का प्रारूप क्या होगा आप ये जान लीजिए। आप बड़े ध्यान से सुनना इस परियोजना के प्रारूप को, समझना।
देखिए सबसे पहला क्या है कि मिक्स लैंड पर बनाई जाने वाली इमारत के टॉप फ्लोर का प्रयोग होगा आवासीय। 2050 और 750 सीटिंग क्षमता के ऑडिटोरियम, 150 कमरों का एक होटल, आर्ट गैलरी का निर्माण, ओपन एयर थिएटर, पार्किंग व्यवस्था के लिए कॉम्प्लेक्स, मेट्रो के जरिए सीधे प्रवेश की व्यवस्था, प्रदर्शनी के अलावा अलग से एक्टिविटी एरिया। और आपको बता दें कि खासियत क्या होगी ये भी जानिए। सभी जगह एलईडी लाइट, ग्रीन बिल्डिंग के रूप में होगा इसका निर्माण। और यहाँ पे लगभग 5 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन। स्मार्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के जरिए इमारत बनेगी। परिसर में लोगों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड से प्रवेश और रेस्टोरेंट व होटल में सोलर वाटर हीटर व सोलर वाटर गीजर भी होगा। और पावर बैकअप के लिए गैस जनरेटर, विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट, 100% वातानुकूलित रहेगा। और वहीं सीवरेज का 100% शोधन किया जाएगा। पेयजल व अन्य प्रयोग के लिए पानी की 2 तरह की लाइनें बिछाई जाएंगी और MBR STP सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रावधान होगा। ऑटोमेटिक पार्किंग विथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होगी। और आपको बता दें कि सुविधाएं क्या क्या होंगी आप ये जानें। बैंकेट हॉल, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लॉन, पार्किंग, फूड कोर्ट, आर्ट गैलरी, वेटिंग लॉज, वर्कशॉप स्पेस, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल होगी। मतलब ये बहुत हाईटेक बिल्डिंग बनके तैयार होगी। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो दुनिया का साइबर कवच इस समय बनने वाला है। देखिए 24/7 मॉनिटरिंग, डीप फेक पहचान और धोखाधड़ी से बचाव। स्वदेशी AI अरिस्टा साइबर कॉप बनेगा दुनिया का सबसे साइबर सुरक्षा कवच। देखिए नोएडा में सेक्टर 55 स्थित होटल रेडिएशन में बुधवार के दिन अदांत लैब ने लगातार बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से लोगों को सुरक्षित करने के लिए पहला AI संचालित अरिस्टा साइबर कॉम लॉन्च किया। कंपनी के CEO ने स्वदेशी ऐप की विशेषताएं और तकनीकी कार्यों पर गहनता से प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने दावा किया कि ऐप केवल भारत नहीं बल्कि विश्व के देशों को साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि ऐप प्रणाली साइबर सुरक्षा टूल से अलग पूर्वानुमान तक सक्रिय और निवारक 3 स्तरीय सुरक्षा मॉडल पर आधारित है जिसे AI संचालित करता है। साइबर सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुए टीम ने संघर्ष से अरिस्टा साइबर कॉप तैयार किया। यह मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस ऐप युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी कार्य करेगा। अब आपको इसकी विशेषता बताते हैं। देखिए 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग, AI संचालित वायरस, मालवेयर, रैनसमवेयर और स्पाईवेयर से सुरक्षा शामिल है। यह ऐसी प्रणाली है जो वॉइस कॉल फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी और AI जनित डीप फेक वॉइस कॉल्स की पहचान कर सकती है। साथ ही रियल टाइम वित्तीय दस्तावेज सत्यापन तंत्र, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस और अनुबंधों में होने वाली जालसाजी को तुरंत पकड़ने में सक्षम है। उन्होंने और बताया कि पुलिस और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के सहयोग के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है। अब आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जो गंगा मिट्टी से बनी अद्भुत सरस्वती प्रतिमाएं जो नोएडा में पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का एक अद्भुत संगम लग चुका है। देखिए गंगा तट की पवित्र मिट्टी जब कलाकारों के हाथों में आकार लेती है तो वह सिर्फ मूर्ति नहीं रहती बल्कि आस्था, परंपरा और संवेदनाओं का जीवन रूप बन जाती है। नोएडा में इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी से पहले मां सरस्वती की प्रतिमाएं कुछ खास अंदाज में तैयार हो रही हैं। कोलकाता के गंगा घाट से लाई गई मिट्टी, पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइनिंग का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी को भावुक कर रहा है।
चिकनी मिट्टी से मां सरस्वती के मुख का निर्माण कर रहे हैं, जिससे प्रतिमा में अलग ही सौम्यता और दिव्यता नजर आती है। यह मिट्टी बेहद चिकनी होने के कारण चेहरे का भाव भंगिमा को उभारने में मदद करती है। कहीं मां सरस्वती कमल पर विराजमान दिखाई देती हैं, तो कहीं वीणा के साथ हंस को पृष्ठभूमि में उकेरा गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ प्रतिमाओं में पारंपरिक सफेद साड़ी के साथ सुनहरे बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। वहीं कुछ में हल्के पीले और क्रीम रंग की साड़ियों से बसंत का एहसास दिया गया है। साड़ी पहनाने का तरीका भी खास है, कहीं बंगाली शैली तो कहीं आधुनिक फोल्डिंग के साथ आकर्षक ड्रेपिंग की गई है। और वहीं जो मूर्तिकार है वो बता रहे हैं कि वो खुद भी कोलकाता से हैं, लेकिन काफी सालों से उनका परिवार काम की वजह से नोएडा के सेक्टर 110 में रहते हैं। उनके पिता ने ही पूरे परिवार को मूर्ति बनाना सिखाया था। इस बार मूर्तियों के मेकअप और आंखों की डिजाइनिंग पर विशेष मेहनत की गई है। आंखों में करुणा और ज्ञान का भाव उभर सके, इसके लिए बेहद बारीक ब्रश से रंग भरे जाते हैं। वीणा, पुस्तक और कमल की नक्काशी हाथ से की जाती है, जिससे हर प्रतिमा दूसरी से अलग नजर आती है। और वहीं सेक्टर 110 की मूर्तिकार सुनीता ने भी बताया कि वो उनके पति इस कार्य में पूरा परिवार जुटा है। सुनीता ने बताया कि महिला मूर्तिकार मूर्तियों की साज सज्जा, रंगाई और कपड़ों की डिजाइनिंग में अहम भूमिका निभा रही है। बढ़ती मांग के कारण इस वर्ष 200 से अधिक प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जो 2 फुट से 6 फुट तक है, जिनकी कीमत 1000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक है। आपको बता दें कि मूर्तिकारों ने पर्यावरण का भी संदेश दिया। क्या देखिए, मूर्तिकारों ने पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग न करके सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाने का फैसला किया है, क्योंकि जो मूर्तिकार हैं वो बता रहे हैं कि यह न केवल परंपरा से जुड़ा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत संदेश देता है। गंगा मिट्टी से बनी ये प्रतिमाएं आज नोएडा में आस्था, कला और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की पहचान बन रही है। लोगों को खूब भा भी रही है। अब आपको एक और खबर की तरफ ले चलते हैं, जिसमें नोएडा में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का नया नियम लागू हो गया है। टेंशन बढ़ेगी या आसान होगा काम, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध नगर जिले में संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान पंजीकरण फीस 20,000 रुपए से अधिक होने पर अब ऑनलाइन जमा करने की अनिवार्यता है। यह नई व्यवस्था 2 दिन पहले ही लागू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करना। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद अब इसे पूरे देश में विस्तार कर दिया है, जिससे गौतम बुद्ध नगर भी शामिल हो गया है। इस बदलाव से नोएडा में करीब 95% रजिस्ट्रेशन फीस अब रजिस्ट्री के समय ही ऑनलाइन जमा हो रही है। आपको बता दें कि पहले फीस नकद जमा होती थी, मतलब नकद जमा होती थी। यह व्यवस्था शुरू होने के बाद बीते दिनों में 1138 लोगों ने रजिस्ट्री, पट्टा और अनुबंध का पंजीकरण कराया। निबंधन में पंजीकरण फीस व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल हो गई। सोमवार के दिन से शुरू हुई इस व्यवस्था में राजकोष की साइट काफी समय तक बंद रहा। पहले दिन 572 और दूसरे दिन भी यह समस्या समान रही। इसकी वजह से दूसरे दिन 566 रजिस्ट्री, पट्टा और अनुबंध का पंजीकरण हुआ। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि अभी आप सब देख रहे होंगे कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर के बाद भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि नोएडा में सामने आ रहा है एक हैरान कर देने वाला मामला, जिसमें मृतक जिंदा कैसे हो गए, ये एक बड़ा झोल सामने आ रहा है एसआईआर के बाद। देखिए, नोएडा में एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में मृतकों के नाम जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की नोएडा महानगर इकाई ने यह मुद्दा लगातार उठाया हुआ है। सोशल मीडिया पर उठे इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन
अधिकारी की ओर से जांच के भी आदेश दिए गए हैं, क्योंकि सपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय गुप्ता ने बताया कि बूथ संख्या 651 पर 51 मृतकों के नाम मतदाता सूची में अब पर भी है। सपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इनकी जानकारी खुद जुटाई है। सरफाबाद गांव में मृतकों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने का मामला पहले भी सामने आ चुका है, क्योंकि बुधवार को बूथ संख्या 194 पर 4 शिफ्ट और 3 मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े होने की भी पहचान की गई है। इस सभी के बारे में मामला सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया गया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी मामलों की जांच के आदेश दिए गए। अब एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग उल्टी दिशा में खूब दौड़ा रहे हैं वाहन। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, देश का कोई भी कोना हो, आए दिन आप देखते होंगे लोग थोड़ी दूरी से बचने के लिए रॉन्ग साइड पर अपने वाहन को दौड़ा देते हैं। देखिए, चंद मिनट बचाने के लिए वाहन सवार लोग विपरीत दिशा में फर्राटा भर रहे हैं। लोगों की जल्दबाजी और जरा सी चूक खुद के साथ अन्य लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा का कोई भी इलाका हो, ग्रेटर नोएडा का कोई भी इलाका हो, आप देखते होंगे कि लोग रॉन्ग साइड से ज्यादा चलते हैं, क्योंकि गोल चक्कर से कट होना पड़ेगा, थोड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन इन सब के बीच वो समय नहीं बचा रहे, दूरी नहीं बचा रहे, पेट्रोल नहीं बचा रहे, बल्कि अपना अपनी जान, अपनी शरीर को गिरवी रखकर रॉन्ग साइड पर चल रहे हैं। और इसी को देखते हुए यातायात पुलिस चालान कर सख्ती बरतने का दावा कर रही है, लेकिन धरातल है उस पर कोई सख्ती का असर नहीं दिखता। आपको एक ताजा उदाहरण देते हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जा रहे हैं और कुलेसरा और हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, हिंडन नदी पर बना पुल, आप देखेंगे कि शाम के वक्त लगभग सैकड़ों गाड़ियां, मुझे लग रहा है शाम के 4 बजे से लेकर रात्रि के 8, 9, 10 बजे तक लोग रॉन्ग साइड से ही गाड़ी नोएडा की तरफ से लेकर आते हैं। जी हाँ, नोएडा की तरफ से पुस्ता की तरफ जाते हैं और रॉन्ग साइड से बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सब साइकिल, कार, ट्रक सब रॉन्ग साइड से होकर जाते हैं। जब तक पुलिस खड़ी रहती है लोग नहीं आते, लेकिन जैसे पुलिस चली जाती लोग आ जाते। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस हर समय नहीं खड़ी रहेगी, आपको अपनी जिम्मेदारी को खुद समझना पड़ेगा। देखिए, चालान के बाद भी लोगों के विपरीत दिशा में वाहन दौड़ाने की आदत में बदलाव नहीं आ पा रहा है, फिर कैसे सड़क हादसों का ग्राफ नीचे लाया जा सकेगा? आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कें, जो वीवीआईपी सड़कें बन रही हैं, चकाचौंध सड़कें बन रही हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए बन रही है। आप सड़क पर रॉन्ग साइड ना चलें। सड़क पर चलते टाइम कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, फोन का प्रयोग ना करें। इससे आपके साथ हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित होगा, मतलब जो ध्यान है आपका हटेगा, आपका ध्यान कहीं और जाएगा, तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे, हाईवे के अलावा बड़ी बड़ी आंतरिक सड़कें भी हैं। जिले में सड़कों पर 152 ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहां पर यू टर्न, गोल चक्कर है, वहां पर लोग विपरीत दिशा में वाहन दौड़ाते हैं। इस लापरवाही के चलते आमने सामने से वाहन टकराते हैं और बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपको बता दें, पुलिस कर्मियों के माध्यम से विपरीत दिशा में वाहन नहीं दौड़ाने की भी अपील की जा रही है, फिर भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। यातायात पुलिस वाहनों के चालान भी काट रही है, लेकिन लोगों के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। और एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जिसमें 1 करोड़ के गहने उड़ाकर विदेश भाग गई लुटेरी दुल्हन। सास की आप बीती सुन कोर्ट भी हैरान हो गया, और ये मामला आपके शहर नोएडा का है। देखिए, ग्रेटर नोएडा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित सास ने
बहू को लुटेरी दुल्हन बताते हुए लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए के गहने लेकर विदेश भागने का आरोप लगाया है और मायके वाले पर साजिश रचकर दहेज रहित शादी करने के बाद बेटी के माध्यम से गहने समेत अन्य कीमती सामान जबरन ससुराल से मायके भर कर ले जाने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर बहू ने सास ससुर व पति समेत पूरे परिवार को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पीड़ित सास ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने बहू व उसके माता पिता समेत 7 लोगों पर प्रताड़ना व धमकी आदि की धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, अल्फा 2 निवासी शिखा उपाध्याय पत्नी संजीव कुमार उपाध्याय ने 20 फरवरी 2023 में बेटे अभिषेक की शादी हरियाणा के करनाल अंतर्गत सूरजनगर निवासी जयवीर सिंह की बेटी शिखा के साथ की थी। संजीव कुमार की ज्वेलरी की दुकान है। सास का आरोप है कि बहू व उसके मायके वालों ने साजिश के तहत दबाव बनाकर 670 ग्राम सोने और करीब 4 किलो चांदी के गहने शादी के समय चढ़ा लिए थे। ससुराल में घरेलू काम करने को कहने पर बहू बोलती थी कि नौकरानी बनने नहीं आई है, बल्कि विदेश जाकर नौकरी करेगी। 29 मई 2023 को कमरे में गहने बैग में रखते हुए देखा तो कारण पूछने पर भड़क कर शोर शराबा व अभद्रता की। बाद में घर से गहने व सामान लेकर मायके चली गई। काफी मान मौल के करने पर 2 साल बाद 29 मई 2025 को बहू दोबारा बिना गहने लिए ससुराल रहने आ गई। फिर 27 जुलाई 2025 को बहू घर पर अकेली थी। अपने पिता, चाचा, भाई व अज्ञात लोगों को बुलाकर फिर से गहने भरकर जा रही थी। इसी दौरान सास ससुर पहुंचे और विरोध करने पर बहू और उसके मायके वालों ने सास ससुर से मारपीट की और इसके बाद जो मामला हुआ वो सीधा कोर्ट में जा पहुंचा। अब आगे क्या होता है, जैसी कोई खबर आती है मैं आप सबको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, बने रहिए आप भारती टीवी पर, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा का सबसे पसंदीदा चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।